नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक दिन पहले यानी कि कल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी इस चुनाव में बंटवारा कर रही है, बंटवारे की राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? ये सवाल आज इसलिए जो है वो बड़ा ही मौजू हो गया है क्योंकि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता सैम पित्रोदा, सैम अंकल, जी हां, वही सैम पित्रोदा जिन्होंने सिखों के नरसंहार पे कहा था हुआ तो हुआ। इसके अलावा भी वो कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं। पहले कभी वो राजीव गांधी के सलाहकार थे और अब राहुल गांधी के सलाहकार बताए जाते हैं। सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान देते हुए यह कहा है, भारत की विविधता की तारीफ करते हुए, जी हां, उन्होंने भारत की विविधता की ऐसी तारीफ करी कि भारत जो है भारत नहीं बल्कि वो कई देशों का मिश्रण लगने लगा। भारत का ऐसा उन्होंने वर्णन किया जिसमें भारतीयता नहीं है बल्कि सब कुछ है। कहने के लिए उन्होंने भारत को विविधता वाला देश बताया, लेकिन क्या बताया? उन्होंने कहा भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोग, उत्तर पूर्व के लोग, वो चीन के लोगों की तरह दिखते हैं। सोचिए, यूनिवर्सिटीज में जब कोई चिंकी कहता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो उनको खराब लगता है क्योंकि वो भारत के लोग हैं। और ये कहने को लेकर के कई विवाद हो चुके हैं। लगातार लोगों को समझाया जाता है कि वो भारतीय हैं, उनको ऐसा मत कहिए। उनके नैन नक्श के आधार पर अगर आप उनको इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये सीधा सीधा जो है ये उनकी पहचान पर चोट है। लेकिन सैम पित्रोदा ये कह गए कि जो उत्तर पूर्व के लोग हैं वो भारत के चीन के जैसे दिखते हैं, पूर्व के लोग, पश्चिम के लोग अरब के जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। ये उनको भारत की विविधता दिखती है। यानी भारत में भारत नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है। इसको लेकर के न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला हुआ। और जब हमला हुआ तो कांग्रेस बैकफुट पर आई। पहले कांग्रेस ने बाकायदा जयराम रमेश आए, उन्होंने कहा यह बयान उनका सैम पित्रोदा का है, सैम पित्रोदा के बयान से किनारा किया गया। और जब सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करने के बाद भी कांग्रेस का पीछा नहीं छूटा तो आखिरकार सैम पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा। तो सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, इस चुनाव में हम देख रहे हैं एक तरफ कांग्रेस में लगातार बयानों की झड़ी है, दूसरी तरफ इस्तीफों की घड़ी है। इन सब के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के अंदर कई नेताओं ने अलग अलग तरह के विवादित बयान दिए और कई लोगों ने बिना बयान दिए इस्तीफे दिए। तो सवाल यह है, इन बयानों की झड़ी और इस्तीफों की घड़ी के बीच कांग्रेस कहां है खड़ी, सब पे चर्चा करेंगे आज। इससे पहले आगे बढ़े, जरा देखिए सैम पित्रोदा का वो विवादित बयान। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला
कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सैम पिट्रोडा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा या प्रश्न चिन्ह उठाएगा। प्रश्न जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी से। जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है, यह चुनाव से भी आगे बढ़ गया। हालांकि जैसा मैंने बताया, सैम पित्रोदा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन क्या इस्तीफे के बाद जो है सब कुछ ठीक हो गया? क्या बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ देगी या बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, या बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है? क्योंकि इस्तीफा तो हो गया, अब कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी में भी कई लोगों ने ऐसे विवादित बयान दिए थे, उनका इस्तीफा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम सैम पित्रोदा का इस्तीफा तो हो गया। लेकिन सवाल यह कि इस्तीफा देना काफी है? फिर कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन सैम पित्रोदा कांग्रेस के भीष्म पितामह हैं। उनका एक बयान और भी सुनाता हूं आपको, जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया, सुनिए जरा। That idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time. तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना वो भारत के आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही राम गोपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कल ही कहा था कि यह मंदिर जो है, राम मंदिर, बेकार का मुद्दा है। तो किसी के लिए राम मंदिर बेकार का मुद्दा है, किसी के लिए राम मंदिर ही बेकार है, और किसी के लिए यह आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इस तरह की बयानबाजी होगी तो फिर चुनाव में गर्माहट तो आएगी और इन मुद्दों पर जवाबदेही भी तय होगी। चले इन सब पर आज चर्चा करेंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। एसके दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सौरभ दुबे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो सिन्हा जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। भाई, बयान जो दिया विवादित था, कांग्रेस ने खुद माना विवादित बयान है, इस्तीफा हो गया। कांग्रेस कह रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है चुनाव का मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल होने चाहिए। 10 साल आपकी सरकार थी, एक आदमी विदेश में बैठ के जो बयानबाजी कर रहा है उसने करी, अपनी कैपेसिटी में करी, या मान लीजिए कांग्रेस नेता की कैपेसिटी में भी करी, आप लोगों ने विरोध किया, ठीक है, लेकिन अब तो उनका इस्तीफा हो गया।
क्या अब ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए? नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए आज, क्योंकि आज जो है मन बड़ा व्यथित है। करोड़ों जो भारतवासियों की तरह आज मन को बहुत पीड़ा पहुंची है। किस तरह से कोई व्यक्ति जो है अपने इररिस्पॉन्सिबल, अपने गैर जिम्मेदार बयानों के जरिए, आप इसका मूल अर्थ समझिए। एक तो हमारे देश की सभ्यतागत प्राचीनता, जो सिविलाइजेशनल एंशियंस है, उसको चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर जो हमारी एंसेस्ट्री है, हमारे पूर्वजों को बता रहा है कि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है ही नहीं, हमारी पॉपुलेशन जो है अलग अलग देशों की। तो ये कितना शरारतपूर्ण बयान है, इसको समझिए। लेकिन इसका कारण क्या है? ये कारण जो है उससे भी ज्यादा गंभीर है। जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जब से हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, इन लोगों को पता चल गया है कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। इन लोगों को पता चल गया है कि भारत अब एक सभ्यतागत देश के रूप में, एक सिविलाइजेशनल नेशन के रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है पूरे विश्व में, जिसके विरुद्ध है ये। आप सैम पिट्रोडा के इस बयान को एक और जो कांग्रेस के बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं, कांग्रेस के इकोसिस्टम के, दिलीप चेरियन, उनके बयान से अलग करके नहीं देख सकते। आज ही के दिन दिलीप चेरियन ने क्या कहा? वी आर अ मोमेंट्री कोएलिशन ऑफ अनफ्रेंडली ट्राइब्स पुट टुगेदर अंडर वन फ्लैग। मतलब हम जबरदस्ती जो है झंडे के नीचे जो है हम अलग अलग जनजातियों को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें एक तरह से एक कर दिया गया। ये लोग क्या समझेंगे कि ललितादित्य राजा, जो कश्मीर के राजा थे 8वीं सेंचुरी में, उनका जो साम्राज्य था वो वर्तमान कर्नाटक तक जाता था। आदि शंकराचार्य जो थे वो 8वीं सदी में केरल से लेकर कश्मीर तक गए थे। ये लोग क्या समझेंगे इस बात को? ये लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, और कांग्रेस आज पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो खुद उस आबादी को जिससे वो वोट मांग रही हो, उसी के एंसेस्ट्री को का तिरस्कार कर रही थी। ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी पथ विचलित, पथ भ्रष्ट हो चुकी है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी विकृत हो गई है। केवल एक व्यक्ति के प्रति जो उनकी नफरत थी, वो आज देश के प्रति नफरत बन गई है। और इन बयानों को आप विजय वडेट्टियार के बयान से अलग करके नहीं देख सकते हैं। इनके बयान को आप चरणजीत चन्नी के बयान से अलग करके नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस की एक पूरी साजिश है। ये देश विरोधी जो है इनकी मानसिकता बन चुकी। लेकिन फिर भी आपने चन्नी साहब की बात करी, विजय वडेट्टियार की बात करी, ठीक है, वो सारे बयान है और वो कांग्रेस के नेता भी हैं। लेकिन दिलीप चेरियन जो है, जिनके बात करी आपने, वो कांग्रेस के नेता नहीं है। वो उनके जो है सिंपैथाइजर हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है। इकोसिस्टम खान मार्केट की जो पुरानी इकोसिस्टम है इनकी, वही से आप पूरे खान मार्केट वो प्रमोट कर रही है। आप कह रहे हैं पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा जो है खान मार्केट गैंग है, और ये आपने किसी भाजपाई को सुना है ये कहते हुए कि मोमेंट्री कोएलिशन, मतलब एक पल में, एक क्षण भर में जो है आपने एक कोएलिशन जो है क्रिएट किया तमाम जनजातियों का, जिसका एक ही आधार था, आपने जबरदस्ती उनको एक झंडा के नीचे, एक ध्वज के नीचे खड़ा कर। ये कैसी बातें कर रही है? ओके तहसीन पूनावाला, ये पूरा एक गैंग है। देखिए, जिसकी पूरी मानसिकता, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं निकल जाती है। एक आध इस्तीफा हो गया, उससे तो कुछ बात बनेगी नहीं। ठीक है, आज इस्तीफा हो गया, लेकिन उससे तो मामला खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि कल को कोई और बोलेगा, और कल को तीसरा आदमी बोलेगा, चौथा आदमी बोलेगा। तो पूरी वो कह रहे हैं एक टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता है, जिसके कारण जो है। और ये जो बयान है, मैं तो कह रहा हूं ये शर्मनाक है। मैं कह रहा हूं हम कॉलेज में भी, आज के 20 साल पहले जब हम कॉलेज जाते थे, तो किसी अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी को चिढ़ाना होता था तो उसको चिंकी, इसको चाइनीज बोलते थे, और उसको लेकर के इतना बवाल होता था। हमको शर्म आती थी कि किसी को इस तरह की चीज कही जा रही है। और आज जो है कांग्रेस का एक नेता जो विदेश में बैठा, ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो इतनी बड़ी बात बोल देता कि पूर्व के लोग जो है वो चीन के जैसे हैं, उनकी शक्लें चीनी जैसी हैं, और जो है बाकी काले जो अफ्रीकी हैं। ये सोच कहां से आई? अशोक जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। तुहीन को थैंक यू कहना चाहता हूं, आपकी बुक को उन्होंने प्रमोट कर दिया, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। तो जितने भी आपके दर्शक है, ये बुक जरूर खरीदिए। अशोक जी से लॉन्च कर रहे हैं 14 तारीख को, मुझे भी उन्होंने इसमें बुलाया है। लेकिन देखिए, सीरियस मुद्दा ये है, जब मैं सुबह उठा
और ये बयान मैंने पढ़ा क्योंकि उन्होंने परसों ये इंटरव्यू दिया था, तो आज सुबह भारत में छपाया, ऑनलाइन आया। मैं खुद हैरान था और मैं खुद आश्चर्यचकित था इस तरह की। किसी की आवाज लीक कर रही है, जरा किसी की आवाज लीक कर रही है, प्लीज जरा इसको देखिए जी। तो ये खुद मैं आश्चर्यचकित था इस तरह का बयान सुनकर या इस वीडियो को देखकर, और मैंने दोबारा इस वीडियो को देखा कि क्या कुछ मिस हो गया में से, कुछ और कहना चाहते थे, और शायद उनकी नीयत साफ होगी लेकिन जो कहने का तरीका था, आपने बिल्कुल सही कहा, ये रेसिस्ट था, बिल्कुल गलत था। आप किसी भी वर्ग के लोगों को, काले हो तो अफ्रीकन, ईस्टर्न भारत से हो, पूर्वी भारत से तो चीनी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये रेसिस्ट स्टेटमेंट था। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अपने आप को सिर्फ किनारा ही नहीं, इस स्टेटमेंट से अलग ही नहीं किया, इनको कहा कि आप रिजाइन कर दो। दूसरी बात भी तो इनसे आज मैं अग्री करता हूं, सैम पिट्रोडा तो झांकी है, मणिशंकर अभी बाकी है, वो तो अभी उन्होंने मुंह खोला नहीं है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचना होगा, और मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूं कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, कि कब तक ये डैमेज कंट्रोल चलेगा। देखिए ये जो लोग हैं ये जाकर कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जेन्युइनली मानता हूं भाजपा बैकफुट पे है। आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिए, कह रहे ये भ्रष्ट, ये इन्होंने कांग्रेस को पैसा दिया, जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा बैकफुट पे, प्रधानमंत्री 3 M की बात कर रहे हैं, मच्छी, मंगलसूत्र और मुस्लिम। तो भाजपा इतने बैकफुट पे आने के बाद अगर आप भाजपा को एक हैंडल दे दोगे, तो भाजपा इसको एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो भाजपा उसका कैप्चर करेगी, मीडिया उस स्टेटमेंट को चलाएगी, क्योंकि आपने खुद ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा कि अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कैसे ठीक करे, कौन उनके लिए बोले कौन नहीं। दूसरी बात, सैम पिट्रोडा जैसे लोगों को अब इनको कह देना चाहिए आप रिटायर कर दो, मीडिया से बात मत करो, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, कभी भी आप बात मत करो, क्योंकि किस बात को कहते, किस लहजे में कहते, किस स्टाइल में कहते, इससे नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है। मैं एक पार्टी का शुभ चिंतक हूं, मैं पार्टी को वोट करता हूं, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी कांग्रेस को वोट किया, आज भी जब मैं अभी 13 तारीख को पुणे जाऊंगा कांग्रेस को ही वोट करूंगा। तो मुझे ये बुरा लगता है कि जिस पार्टी को मैं वोट कर रहा हूं उसको इन लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है। इनको सब कुछ मिल गया है, ये रिटायर करे, और राहुल गांधी को इससे नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं जेन्युइनली मानता हूं कांग्रेस ने कुछ एक्शन लिया है, और एक्शन ले तो अच्छी बात। लेकिन तहसीन एक बात ये है, देखिए ये आपने ठीक है इस्तीफा हो गया, ये बयान वो था, लेकिन सवाल ये है कि ये कांग्रेस की पूरी जो एक मानसिकता जिसको लेकर सवाल उठाया, ये ऐसा लगता है कि बांटो और राज करो। देखिए ऐसा नहीं है, पहले कांग्रेस के एक सांसद ने क्या कहा था, उत्तर दक्षिण का बंटवारा किया, फिर जो जाति जनगणना कि भाई तुम्हारी जाति ये, तुम्हारी जाति ये, राहुल गांधी जो खुद बयान देते हैं वो कहते हैं ओबीसी पत्रकार नहीं है, ओबीसी संपादक नहीं है, ऐसा नहीं है, ओबीसी का क्या हक है, वो किसी जाति को लेकर कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आ जाते हैं जो कि चमड़ी के आधार पर बांट रहे हैं। तो कांग्रेस में तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो किसी ना किसी आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगेगा ये कि आप बांटो और राज करो की नीति पर चल रहा है, कि लोगों को बांटो तो इससे आपको शायद वोट मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कांग्रेस की कोई माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल आपने कास्ट सेंसस की बात की, बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन बैठे हुए, मैं एब्सोल्युटली विद कॉन्फिडेंस 100% कह रहा हूं कास्ट सेंसस कांग्रेस करेगी जब सरकार में आएगी। अब भाजपा कह दे कि वो नहीं करेगी, आपके शो पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह दे कि वो नहीं करेगी कास्ट सेंसस, डिबेट यहीं पर खत्म हो जाएगी, मैं मान लूंगा। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? नहीं वो तुहीन जी रिस्पॉन्ड कर रहे थे शायद मेरे में, लेकिन तहसीन जी आपको अगर अशोक जी अगर किसी को लगता है बांटने की राजनीति, ठीक है, वो आपका अधिकार है और मैं उसको बात को मानता हूँ, आपके अधिकार है ये सोचना। बीजेपी कहते वो नहीं करेगी कास्ट सेंसस, नहीं सवाल बीजेपी से मैं पूछता हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, बीजेपी से मैं पूछता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पहले कभी उत्तर दक्षिण की बात करना, ये कांग्रेस के सांसद ने कहा ना कि दक्षिण को एक अलग राज्य, जो अलग देश की तरह से हम दे देगा, हमें हक नहीं मिलता। दूसरी बात ये कहना कि हम पहले जो है जाति का वो करेंगे, एक्सरे करेंगे, फिर उसका संपत्ति बांट देंगे, क्या ये बंटवारे की राजनीति नहीं है? नहीं, ये हक की राजनीति और ये करना चाहिए। अच्छा। सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, कास्ट सेंसस के बाद सरकारी रिसोर्सेज, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारी रिसोर्सेज और सरकारी नौकरियां जिनको नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे बिहार सरकारी रिसोर्सेज आप कह रहे हैं तहसीन जी, ये बात राहुल गांधी ने नहीं कहा, सरकारी कहा था नहीं, उन्होंने सरकारी रिसोर्स कहा क्या? उसने कहा था सरकारी, उसने इंग्लिश में सरकारी कहा था, उसका हिंदी में अनुवाद, वो स्पीच इंग्लिश में था हैदराबाद के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर वो सरकारी था।
मैं दोबारा से कह रहा हूं, सिर्फ सरकारी रिसोर्सेज, सरकारी नौकरी। बिहार के अंदर जब कास्ट सर्वे हुआ, कुछ ब्राह्मण परिवार, कुछ ब्राह्मण परिवार कुछ जगहों पे ऐसे पाए गए जो दलित और मुसलमान से पीछे थे। क्या उनको नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए सरकारी? क्या उनको सरकारी रिसोर्सेज पे उनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? ये बिहार के अंदर हुआ है। जब तक आप सर्वे करोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कौन पीछे है? ब्राह्मण भी हो सकता है पीछे, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है। तो ये करना बेहद जरूरी है। दोबारा से मैं आपके शो पे चैलेंज देता हूं, मैं कह रहा हूं कास्ट सर्वे 101% होगा, इसके बाद रिसोर्सेज, सरकारी रिसोर्सेज, नौकरियां बटेगी उसके हिसाब से। मुझे नहीं मालूम, अब मैं तो इनसे जवाब ले लेता हूं, हालांकि मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे कंफ्यूज करा है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी का बयान, क्योंकि जहां तक मुझे जाना है, जितनी मेरी जानकारी है, उन्होंने सरकारी नहीं कहा कहीं पर भी, लेकिन आपने मुझे आज कंफ्यूज किया है। मैं एक बार दोबारा उसको सुनूंगा, जांच चेक करूंगा, और अगली बार जब आप जुड़ेंगे तो मैं आपको इस पर काउंटर भी करूंगा। लेकिन देखिए होता क्या है तहसीन जी, दिक्कत यह है कि कांग्रेस कहती क्या, होता क्या है। फिर कह रहा हूं ना, इतिहास भी लोग देखते हैं ना। आपने कहा सरकारी संपत्ति, तो फिर आरोप लगेंगे कि सरकारी संपत्ति क्या उसी तरह से बांटना चाहते हैं जैसे बांट दिया गया था 2014 के चुनाव से पहले, कि वक्फ बोर्ड को जो है दिल्ली की 123 संपत्ति दे दो और मंदिरों से जो है उस पर टैक्स लगा दो। तो ये भी मुद्दा आ जाता है बार बार। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक ही लाइन मैं आपके ये आरोप को स्वीकार करता हूं। 10 साल से कौन थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं वापस लिया? मैं आपके इस आरोप को स्वीकार करता हूं कि जाने से पहले SC/ST को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकाला, JNU से, AMU से, जामिया इस्लामिया से। 10 साल से कौन थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं वापस डाले? मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस करे तो गुनेगार, ये करे तो चमत्कार, ये नहीं चलेगा। इनकी हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है। बता दिया आज आपके शो पे, मुझे जो है कास्ट सेंसस का विषय बड़ा संवेदनशील है, इसलिए मैं इस पे पूरा स्टैंड अपना जो है भाजपा का क्लियर कर दूं। देखिए, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है, हम बस चाहते हैं कि एक त्रुटि मुक्त तरीके से हो। जब पिछली बार 2011 में कास्ट सर्वे हुआ था तो 8.19 करोड़ त्रुटियां पाई गई थी, खामियां पाई गई थी, जिसमें अभी भी 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई जो है निजात नहीं पाया है, कोई उसका सोल्यूशन हल नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, इनकी जब सरकार थी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में, तो इन्होंने दावा किया था कि इन्होंने कास्ट सर्वे किया, लेकिन इनमें वो नैतिक साहस नहीं था कि उसको सार्वजनिक करे, क्योंकि इनको भी पता है कि ये कास्ट सर्वे के नाम पर इन्होंने केवल और केवल लीपापोती की। अच्छा, अब आप देखिए कि जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पे जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के एक शहर में आपने देखा होगा किस प्रकार अचानक उन्होंने एक पत्रकार को बुलाया कि आपका नाम क्या है? शिव प्रसाद। उसका नाम शिव प्रसाद यादव था। और अचानक वो कहते हैं कि देखिए, आपके नाम की वजह से आप अपने अखबार की का जो मालिक नहीं बन सके हैं, केवल अपने नाम की वजह से। ये जो विष वो घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं कास्ट सेंसस की एवज में, इसका हम विरोध करते हैं। हम कभी कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते हैं, ये माननीय गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे उस दिन का जब हम पूरी तरह से, पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त कास्ट सर्वे कर सकें। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने जो कुछ और चीजें कही, उन्होंने कहा आपने जो कांग्रेस ने कुछ फैसले लिए थे, विवादित फैसले थे, उसको आपने पलटा क्यों नहीं? सवाल ये, जिनको आप विरोध भी करते हैं। कब बताओगे? नहीं, ये लोग तारीख कब बताओगे पूछते रहेंगे, लेकिन हम समर्पित हैं। जितने भी ऐतिहासिक भूल हुए हैं, आर्टिकल 370 हम हटा दिए, ये भी पूछते रहे थे तारीख कब बताओगे। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो उसका कारण है कि जो बचे कुचे ऐतिहासिक भूल इनके रहे हैं, अगले 5 वर्षों में उन सबको जो है, उन सबको ठीक किया जाएगा और कांग्रेस को जो है तो इनसे बड़ी बात कह रहे हैं। अगर इसका मतलब आप समझ सकते हैं तो समझिए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो जितने कांग्रेस के कुछ और भी ऐसे फैसले थे विवादित, चाहे वक्फ बोर्ड को जमीनें देना हो या फिर वक्फ कानून को खत्म करना हो, तो इशारों में वो सब मैंने आपको गिन नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक जो इनकी गलतियां हैं, तीन बड़ी गलतियां तो हमने सुधार दी। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसको आइडेंटिफाई थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके शब्द नहीं है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जितना समझ सका हूं, मैं उतना जो अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो आपने कहा, इसमें बहुत कुछ जो है एक बड़े संदेश छुपे हैं। भाई ने बहुत स्पष्ट पूछा था कि ये जो 2 यूनिवर्सिटी का नाम लेके, तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक भूल हैं जिनको ठीक करने का हमने संकल्प कर लिया है, लेकिन हम तारीख कब बताओगे मैं नहीं फंसते। अच्छा, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भूल जरूर सुधारेंगे, जैसे राम मंदिर पर और खासकर जो है
कश्मीर पर हुआ, 370 पे हुआ। ये चर्चा जारी रहेगी। बाकी दो मेहमानों को भी जोड़ूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं बयानों की झड़ी, इस्तीफों की घड़ी, कांग्रेस है कहां खड़ी। क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर से बयानों की, उल्टे सीधे बयानों की, विवादित बयानों की जो झड़ी लगी हुई है और इस झड़ी के बीच जो इस्तीफों की भी घड़ी आ गई है। हम बात कर रहे हैं आज सैम पित्रोदा के इस्तीफे की। सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया। भारत की विविधता के नाम पर उन्होंने भारत को जो है दुनिया भर के देशों का मिश्रण बता दिया, जिसमें भारत कहीं था ही नहीं। और इसको लेकर जो विवाद हुआ, कांग्रेस ने पहले किनारा किया, उसके बाद सैम पित्रोदा का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत की अस्मिता पर चोट हुई है और ये पूरी की पूरी कांग्रेस का इकोसिस्टम है। सिर्फ एक इस्तीफा देने से ये इकोसिस्टम खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए इस इकोसिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। इन सब पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। तो इन सिन्हा बीजेपी से, तहसीन पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक, SK दुबे हैं मेरे साथ जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। SK दुबे जी, सवाल यह है कि आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर सैम पित्रोदा की एक सोच थी, उसको तो लेकर चलिए कांग्रेस कह रही है कि भैया हम उससे सहमत नहीं है, इस्तीफा उन्होंने मांग लिया। लेकिन सैम पित्रोदा ने एक बात और कही, उन्होंने कहा आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, राम मंदिर जो बना वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है और वो जो है उसका सपोर्ट तो आप लोग भी करते हैं। कल ही कहा था ये बेकार का मंदिर है राम गोपाल यादव ने।
तो फिर इसका मतलब ये माने कि पूरी इंडिया गठबंधन जो है उसको लगता है आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है राम मंदिर का बनना और प्रधानमंत्री का मंदिर मंदिर जाना। श्रीवास्तव जी, मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सैम पित्रोदा तो इस समय विदेश में है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को हिंदू से अलग करने के उसमें अभियान में लगी हुई है। इसका ताजा उदाहरण शायद आपके चैनल ने चलाया कि नहीं चलाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस समय मीडिया में खूब चल रहा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडे, उनको मैं गुंडे शब्द कहूंगा और धर्म विरोधी कहूंगा, वो लोग मंदिर को धोते हैं। आप बताइए इनकी ये कौन सी सभ्यता है। और अफसोस इस बात का कि इनके प्रदेश से लेकर और सेंटर तक के, यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक ने इसके विरोध में एक शब्द नहीं कहा। तो आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? अरे सैम पित्रोदा तो बाहर बैठा हुआ इंसान है, वो वहां बोल रहा है, हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा है। सैम पित्रोदा की मैं किसी भी बात का विरोध करता हूं, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और मैंने उस समय भी कहा था जब राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके भारत के बारे में कहा था कि वहाँ ये चल रहा वो चल रहा, उस वक्त भी मैं दिल्ली में था और मैंने दिल्ली में लाइव में बोला था कि समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। हमारा घर का मामला, हम राजनीतिक विचार एक दूसरे के नहीं मिलते हैं, इसलिए हम अलग अलग पार्टियों में हैं। लेकिन जब देश की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी उस समय देश के लिए बात करेगी, ना कि हम दूसरी बात। दुबे जी, आपने जो मंदिर वाला प्रकरण बताया वो कल का प्रकरण था, मैं जरूर उस पर सवाल उठाऊंगा। ठीक है कि अखिलेश यादव किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धोने की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं उस पर सवाल उठाऊंगा। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसमें मैंने सैम पित्रोदा का जिक्र था। सैम पित्रोदा विदेश में बैठे हैं, लेकिन आपके रामगोपाल यादव तो विदेश में नहीं बैठे। मैं बताता हूं, जवाब देता हूं। बोलिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसका सेंस दूसरा लगाए जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला, आपने उनका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, उन्होंने एक शब्द कहा था और पूरा वीडियो है, ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो है। जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरीके से विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि जिस समय भारत के 4 शंकराचार्य, हिंदू धर्म का अगर सबसे बड़े धर्माधिकारी हैं तो हम 4 शंकराचार्य को मानते हैं। सुनिए एसके दुबे जी, कल ही आपके एक प्रवक्ता को मैं इस पे फैक्ट चेक कर चुका हूं। मेरे प्रोग्राम में आप झूठ अगर बोलेंगे तो मैं आपको फैक्ट चेक कर दूंगा। पहले तो 4 जो कहा आपने, सुनिए, 4 पहले मत बोलिए, 2 बोलिए, 4 मत बोलिए, 4 मत बोलिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? दो शंकराचार्य, सुनिए मेरी बात, 2 शंकराचार्यों ने चिट्ठी जारी करके राम मंदिर को आशीर्वाद दिया था और कहा था हमारे नाम पर जो लोग झूठ फैला रहे हैं वो झूठ ना फैलाएं। तो आप भी 2 शंकराचार्यों के नाम पर झूठ मेरे कार्यक्रम में मत फैलाएं। अब मेरी बात सुनिए, बोलिए। शायद आप शंकराचार्य से परिचित नहीं होंगे रूबरू, अरे छोड़िए, 3 शंकराचार्य, सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। या तो बात नहीं सुनिए तो फिर मेरे को कह दीजिए, पहले बात सुनिए। 4 शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य मुझे बाई नेम अच्छी तरीके से, अगर माफी चाहता हूं, आपको पर्सनली जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी चिट्ठी को गलत कोट करेंगे। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। आपको चारों जानते होंगे, आपको पूरा हिंदुस्तान जानता होगा, पूरी दुनिया जानती होगी। मैं चारों में से किसी शंकराचार्य को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन 4 में से 3 शंकराचार्यों की चिट्ठी मैंने अपने 2 टूक में चलाई है और उनकी चिट्ठी मीडिया में। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं है, तो आपकी कमी है। पढ़िए लिखिए, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। मेरे शो में पढ़ लिख कर आया करिए, मेरे शो में पढ़ लिख कर आया करिए, पढ़ लिख कर आया करिए। और इनकी आवाज नीचे करिए। अब ये झूठ बोल गए, इनका झूठ पकड़ लिया, अब ये चिचियां आएंगे, क्योंकि इनका झूठ पकड़ लिया तो अब ये चिचियां आएंगे। पहले पढ़ लिख कर आया करिए। 4 जब से देख रहा हूं, जब से राम मंदिर बना है तब से झूठ फैलाया जा रहा है। 4 शंकराचार्य, 4, जबकि 2 शंकराचार्य अपनी चिट्ठी जारी कर चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। सौरभ दुबे, कब तक ये झूठ चलेगा 4 शंकराचार्यों के नाम पर? आज 4 शंकराचार्यों ने 2 ने विरोध कर दिया, उसके नाम पर आप मंदिर को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो।
ये कब तक चलेगा? सौरभ दुबे। देखिए, अभी हमारे जो तहसीन भाई सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो है वो सत्यनारायण गंगादास जो सैम पित्रोदा हैं, उनकी नीयत साफ है। मैं मानता हूं बिल्कुल उनकी नीयत साफ है। उनकी नीयत साफ है कि इस देश के मानचित्र से कांग्रेस पार्टी को जो है वो साफ करने की। जिस प्रकार से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के पास जो सलाहकार आजकल दिखाई देते हैं, वो दो सलाहकार, दोनों को आपने देखा होगा, आइंस्टीन की तरह जो है हेयर स्टाइल है उनका, जो है पूरा रिसर्च में लगे रहते हैं। अब आप भी नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, अरे आइंस्टीन बोलना नस्लभेदी कहां से हो गया? अच्छा, ठीक है। आइंस्टीन तो वैज्ञानिक थे, रिसर्च करने वाले, और वो रिसर्च ये लोग रिसर्च इसमें कर रहे हैं कि हिंदुओं के विरोध में किस प्रकार से बात की जाए, भारत के विरोध में किस प्रकार से बात की जाए। और इसी सोच के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लड़ रहे थे। इसी सोच के साथ जो है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी लड़े थे सोमनाथ मंदिर को लेकर के। ये कोई नई सोच नहीं है, बहुत पुरानी सोच है, जिस सोच को कह दिया जाता है कि भैया वो विदेश में बैठे। अरे विदेश में बैठे हैं, राहुल गांधी जी के मुख्य सलाहकार रहे हो, ऐसे आप उनको थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब दूसरी बात इन्होंने कही, जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। भैया इंदिरा गांधी चुनाव जब लड़ रही थी तो क्या कह रही थी? जात पर न पात पर, वोट लगेगी हाथ पर। यह इंदिरा गांधी का चुनावी नारा था। तो उस समय आपने जाति जनगणना की बात क्यों नहीं की? उस समय आपको जाति जनगणना क्यों नहीं ध्यान में आई? अब तीसरी चीज आ जाइए, जिस प्रकार से जो है राम गोपाल जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर के पहले भी कर रहे थे और अभी कल ताजा बयान दे दिया। जिस दिन चुनाव है, जिस दिन वहां पे उनके 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट के पारिवारिक रूप से जो है वो चुने जाने वाले हैं कैंडिडेट है, वहां पर आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि बेचारे उनका भी पत्ता साफ हो जाए। आप कह रहे हैं राम मंदिर की जो है कोई जरूरत ही नहीं थी, यूजलेस है। बताइए, राम जो भगवान है इस देश की जन में, इन लोगों की आस्था में, मंदिर तो बेकार है। आप कह रहे हैं मंदिर बेकार है, मंदिर तो बेकार आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मंदिर बेकार है। और सैम पित्रोदा ने भी कहा कि भारत के विचार में नहीं है राम मंदिर। मतलब आप एक बात को समझिए कि ये पूरा जो है, ये बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा हूं 2-3 दिन से कोई खान मार्केट गैंग के बारे में, ये वही खान मार्केट गैंग के जो है गुर्गे हैं। अब मैं गुर्गे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर जा नहीं सकते तो घर में बैठो, चुप बैठो। आप कौन होते हो मंदिर को यूजलेस बताने वाले? आप कौन होते हो बताने वाले कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है? आप कौन हो सनातन को डेंगू बोलने वाले, लगातार हिंदुओं का दुष्प्रचार करने वाले? आपकी इन भावना, इन बातों से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जो आपका ये गुस्सा निकल करके आ रहा है, वो इसी चीज को तो लेकर के आ रहा है। भाई जो नहीं प्रकट कर सकते आपके माध्यम से, मुझे तो कल भी मुझे बार बार गुस्सा आता है जब 4 शंकराचार्य के नाम पर, और अगर मैं कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य ने जो कहा वो शंकराचार्य थे, उनके पास धर्म की ध्वजा थी। आप कौन सी धर्म की ध्वजा लेकर घूम रहे हैं कि आप हिंदुओं के मंदिरों को गाली देते फिरेंगे? ये अधिकार आपको नहीं मिला। शंकराचार्य की जो हैसियत है, उनकी जो वो है, उनको करने दीजिए। उनके पास धर्म ध्वजा है, वो धर्म का मार्ग हमें दिखाएंगे, वो हमें गलत भी कहेंगे तो हम उनको उनके पैरों में रहेंगे। लेकिन आप जो है शंकराचार्य से भी ऊपर धर्म ध्वजा लेकर चढ़ जाते हैं और आप मंदिरों को गाली देंगे, वो नहीं स्वीकार। लेकिन तुहिन सिन्हा, ये बात, मैं इस बात को लेकर, मैं दुबे जी की सारी बातों का खंडन करके, मैंने उनका झूठ भी साफ साफ कहा, झूठ बोल रहे हैं वो, सच बोले। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, मंदिर धोने वाली बात, वो बिल्कुल सही थी। ये घटना हुई कि अखिलेश यादव एक मंदिर में गए और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर मंदिर को धोया। ऐसे कैसे चलेगा? ये थोड़ी है कि मंदिर पर आप ही लोगों का हक है। अखिलेश यादव को भी मंदिर जाने का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों को है। देखिए अशोक जी, जो मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है वो ये है कि उस मंदिर के कुछ प्रवेश के नियम थे जिनका उल्लंघन किया गया। जूते पहन के कुछ लोग गए थे। तो ये चीजें जो है, ये क्योंकि कोई लोकल पार्टी कार्यकर्ता या लोकल जो है आपके अगर कोई पत्रकार वहां मौजूद है तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यदि नियम का उल्लंघन हुआ है तो वो गलत है। हम किसी का विरोध नहीं करते। हर व्यक्ति को पूरी आजादी है कि वो हर मंदिर में जाए, हर मस्जिद में जाए। तो खास तौर पे जो है समाजवादी पार्टी तो ज्यादा मस्जिद जाती है, अब मंदिर जा रही है तो अच्छी बात है। उनको राम मंदिर भी जाना चाहिए। विशेष मैं आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से विशेष उनसे अनुरोध करूंगा, एक बार और उनको इनवाइट भेजूंगा कि वो राम मंदिर भी के दौरान जाए, बल्कि आज कल में जाए। मुझे लगता है कल जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो अयोध्या में अपनी सभा करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अयोध्या में जाएं और उसके बाद, हाँ मैं तो ही ना आ रहा हूं, हो सकता है। रुकिए दुबे जी, रुकिए, मैं अभी आऊंगा आपके पास और अपना करेक्ट करके आपको बोलने का मौका भी दूंगा। लेकिन 4 शंकराचार्य संघ, आपने 4 नहीं, आप 5 शंकराचार्य को जानते होंगे, लेकिन आप उनके निजी तौर पे जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता आप सही हो जाते हैं। रुकिए
तहसीन पूनावाला सवाल फिर ये कि आइडिया ऑफ इंडिया मंदिर को लेकर के जो कहा, कांग्रेस में तो लगातार जो नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, वो कह रहे हैं कि मंदिर को लेकर के एकदम खिलाफ हैं। राहुल गांधी जो मंदिर जाता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, कांग्रेस उसके खिलाफ हो जाती है। भी आपके शो पे आने से पहले थोड़ा 2 मिनट लेट हुआ, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से ही बात कर रहा था, वो चाहते मैं उनके लिए प्रचार करूं। और दीपेंद्र भाई भी गए थे, उनको भी टिकट मिली। जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी गए सारों को टिकट मिली, जिनको टिकट नहीं मिली वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, राधिका खेड़ा ने तो टिकट नहीं मांगी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ रोहन गुप्ता को तो टिकट मिली थी, उन्होंने टिकट लेके लौटाई। अब रोहन भाई, अब जो लोग कांग्रेस में जब थे उन्होंने उस बात को तभी नहीं कहा, बाद में जाने के बाद कहा। बस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। रोहन भी मेरे दोस्त है, राधिका भी मेरी दोस्त है। और प्रमोद आचार्य जी ने एक बात की, तो आप राधिका के साथ खड़े हैं कांग्रेस के साथ? तहसीन भाई, आप राधिका खेड़ा जी के साथ खड़े हैं कांग्रेस के साथ? मैं देश के साथ खड़ा हूँ, लेकिन सवाल ये है देश की बेटियों के साथ नहीं। देश की बेटियों के साथ मोदी जी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के साथ खड़े, मणिपुर की बेटियों के साथ कहाँ खड़े? पहले आप मोदी जी से बात कीजिए। लेकिन अपनी बात रख दो, अगर आप एंकर है तो आप बता दीजिए, दुबे जी आप एंकर है, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नहीं, उन्होंने क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, अपने फ्लो को नहीं तोड़ता, उसके बाद में दुबे जी आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। लेकिन ये सवाल मोदी जी से पूछ लेना, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो लगाते मोदी का परिवार पीछे, वो किसके साथ खड़े? उनके बेटे को टिकट नहीं दिया मोदी जी ने। बात वो नहीं है। देखिए, अब मामला चला गया है मुसलमान मच्छी और मंगलसूत्रों पर। तो मुसलमान पे मैं बात करना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट तहसीन भाई, एक मिनट, आप ये सब उठाना, मुझे, मैं सीधा कह रहा हूं, आपने दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन मैं कह रहा हूं राम मंदिर का आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है राम मंदिर क्या? क्योंकि राम मंदिर पर जो बयान बार बार आ रहे हैं, चाहे रामगोपाल यादव के हो, चाहे बाकी लोगों के हो, वो बार बार इस तरह के बयान है। छोड़ दीजिए राधिका खेड़ा ने क्या कहा, रोहन गुप्ता ने क्या कहा, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो तो साफ तौर पर दिखते हैं ना, जो लोग अभी भी हिस्सा है। नहीं, इस तरह के बैन नहीं देना चाहिए और सैम पिट्रोडा को बिल्कुल बैन नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के नेता वहां गए, माननीय अमित शाह जी अब तक क्यों नहीं गए? यहाँ पर आपके शो पे जी कह रहे, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश जी कल चले जाए, परसों चले जाए। अमित शाह जी क्यों नहीं गए? उनको तो मिला था ना इन्विटेशन। नड्डा जी क्यों नहीं गए? देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं गई? उनको भी मिला था ना इन्विटेशन। तो ये इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। आपको भी मिला था ना, आप हिंदू विरोधी हो। नहीं, उस समय जो है, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग थे, उनको जो है बीएचपी ने इन्विटेशन भेजा था, बीएचपी का कार्यक्रम था, और जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे, सबसे पहले दर्शन के लिए उनमें भेजा था, जिसमें रविशंकर प्रसाद। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, राष्ट्रपति क्यों नहीं गए, नड्डा जी क्यों नहीं गए, वो बताओ। देखिए, तहसीन को शायद पता नहीं है कि जब ये इनविटेशन प्राण प्रतिष्ठा के दिन भेजे जा रहे थे, तो विशेष तौर पर भाजपा ने निर्णय किया था कि भाजपा के कम से कम लोग जाएंगे, ताकि आम जनमानस को जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और आज भी भीड़ को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनमानस जो है पहले दर्शन करे, और हम लोग जो है वो बाद में कर सकते हैं। तो ये इस भावना को ये नहीं समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो जो सेंटिमेंट है उसको नहीं समझेंगे। लेकिन देखिए, दूसरी जो बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये अब चूंकि ये पूरा जो डिबेट है सैम पिट्रोडा, जो मेरे ख्याल से आज उसी पर फोकस रखते हैं। हो सकता है हो सकता है कि सैम पिट्रोडा ने जो ये बातें कही कि चाइना, हो सकता है कि उन्होंने ममता बनर्जी को देख के कहा हो कि शायद वो चाइनीज लगती है। हो सकता है खारगे जी के संदर्भ में कहा हो कि वो अफ्रीकन हो सकता है शरद पवार के संदर्भ में कहा हो कि वो अरब है, और हो सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चूंकि उनके बॉस हैं, उनको व्हाइट कहा हो। लेकिन यदि तब भी हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सब जो है भारतवासी है, और ये जो है भारत की, जैसा मैंने शुरू में कहा था, सभ्यतागत इतिहास पर एक प्रहार है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। ये इतना कैजुअली कोई कैसे कह सकता है इस बात को? और ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस ने कभी इस देश को एक सभ्यतागत देश के तौर पे देखा नहीं है। बार बार राहुल गांधी चुनौती देते रहते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अरे है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है प्रशासनिक तौर पे होगा, लेकिन भारत की आत्मा जो है आज भी 7000 साल से जो सिविलाइजेशन आ रहा है उसमें बसती है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो सवाल फिर एक है कि क्या कांग्रेस के जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं, या कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के, जरूर उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है, लेकिन जो तुहिन सिन्हा कह रहे हैं, मतलब भारत की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसकी उनको पहचान नहीं है, परख नहीं है, उसको समझते नहीं। ये सवाल जो है तुहिन सिन्हा शायद उठा रहे हैं। मैं आऊंगा इस पर, दुबे जी आपके पास आऊंगा, तहसीन जी रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी
राजमा बनाना नहीं आता। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में हम सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जो विवाद उठा उस पर हालांकि उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन बीजेपी जो इस मुद्दे पर गंभीरता से खड़ी है, कह रही है कि दरअसल कांग्रेस हो और ये जो विपक्षी गठबंधन है इसको भारत की जो भारत की मूल सभ्यता है उसके बारे में इनको समझ नहीं है। बताइए सौरभ दुबे जी, माफ कीजिएगा एसके दुबे जी, ये जो पूरा गठबंधन है, आप लोग भारत की आत्मा, भारत की सभ्यता, भारत की जो भारतीयता है उससे आप लोग को परिचय नहीं है, इसीलिए सैम पित्रोदा इस तरह के बयान देते हैं, इसीलिए लगातार आप लोगों के यहाँ से जो बयान आते हैं वो इस तरह के विवादित बयान आते हैं। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मीडिया इस तरीके की बात करती है। आप अगर यही बात राहुल गांधी जी बोलते हैं तब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी क्रिटिसाइज करनी चाहिए। एक आदमी जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, कांग्रेस ने उस पर एक्शन लिया, उसको हटाया, जो भी किया हो, लेकिन ये बयान मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ कि उन्होंने गलत बोला, क्योंकि अनेकता में ही एकता है और एकता में ही अनेकता है। यही देश की मेरी पहचान है। अगर ये पहचान नहीं होती तो आज देश के कई भाग हो गए। लेकिन दुबे जी अभी कांग्रेस के जो छोड़ने वाले जो अरविंदर सिंह लवली हैं, वो उनका हाल का ही बयान है, उन्होंने आज ही एक बयान दिया, वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े पर आ गई है। तो कांग्रेस की में विचारधारा जो ये है, इसको लेकर कांग्रेस के जो इतने सालों तक 50-30 सालों तक 20-20 सालों तक कांग्रेस में रहे, वो लोग आज कह रहे हैं कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े मानसिकता हो गई है। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है। ये तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला के बोलते पूछते तो निश्चित तौर पे वो उनका जवाब देता।
लेकिन जहां तक मेरी बात है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, वहां मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं दूसरे के घर की बात कैसे बता सकता हूं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मुझे एक चीज का बड़ा आश्चर्य होता है, जब नेता छोड़ के जाता है तब वो बुराई चालू करता है, चाहे वो राजगया खेड़ा हो या दूसरे जो प्रवक्ता छोड़ के गए। अरे भाई, आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? आज अगर मैं हूं, मुझे समाजवादी की पार्टियों की विचारधारा से मेरा मेल नहीं खाता है, तो मैं आज विरोध करूंगा ना खुल के। ठीक है, ठीक है। तो खुल करके रामचरितमानस का एक महासचिव थे, अपमान कर रहे थे, उनको क्यों नहीं निकाला उस समय? अरे बाबा, महासचिव जो थे आपके, वो तो लगातार अपमान कर रहे थे। अरे सुनिए, खुल करके उन्होंने जब अपमान किया तो उनका प्रमोशन भी हो गया था। ओके, तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। ओके, रुकिए, मेरे पास समय कम है। तहसीन पूनावाला, जो बयान जो अभी जो आया, मैं फिर लवली जी के बयान पर आता हूं। कांग्रेस में जो लोग छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है टुकड़े, वो भी यही शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह के सैम पित्रोदा बयान दे रहे हैं, जिस तरह बाकी, वो कह रहे हैं कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े उस पर गैंग में शामिल हो गई है। संक्षेप में अब इन चीजों को कोई क्या बोले, जब वे कांग्रेस में थे, जब वे कांग्रेस के, अच्छा आपने लवली जी की बात की, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, तब उनको ये बात नहीं समझ में आई। तब उन्होंने, जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली के, तब उन्होंने पत्र नहीं लिखा, ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की। छोड़ने के बाद आप ये सारी बातें करते हो। अब आप आचार्य जी की बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। आचार्य की बात, आचार्य जी जाने के बाद कहते मैंने सुना कोई बात, वो उनको राहुल जी ने नहीं बताया, राहुल जी की कोई सुनी सुनाई बात, उसको माननीय प्रधानमंत्री दोहराते। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आप जानते हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कोई भी पत्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पूछता, कोई भी व्यक्ति नहीं पूछता कि अगर कांग्रेस कोई कानून बदलेगी तो राज्यसभा में मेजोरिटी किसकी है? भाजपा की है। क्या प्रधानमंत्री कंसीड कर रहे कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिल रही? सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा? किस तरह की हाइपोथेटिकल बातें, सुनी सुनाई बातों पर प्रधानमंत्री टिप्पणी करते, उस पर कुछ होता है, कोई सवाल नहीं। ये होना चाहिए। मच्छी मंगलसूत्र मुसलमान, मच्छी मंगलसूत्र मुसलमान, क्योंकि बैकफुट पे प्रधानमंत्री। तोइन जी हाइपोथेटिकल इशू उठा रहे हैं आप, जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, पिछले 3-4 वर्षों में कांग्रेस में एक अभूतपूर्व पलायन दिख रहा है, और मैंने पहले भी कहा है कि ये पलायन इतना भयावह दिख रहा है कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान टेक ओवर कर रही थी 3 साल पहले, तो जिस प्रकार लोग प्लेन पर जो है कूद कूद कर भाग रहे थे, आज ऐसा लग रहा है। 3 प्रवक्ता जो है कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता पिछले 3 हफ्ते में छोड़ चुके हैं पार्टी, और हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में इनके पास प्रवक्ता नहीं बचे टीवी में बैठने के लिए। तो ये तो हाल है। महाराष्ट्र के अंदर जो है ढूंढ के इनको महाराष्ट्र के अंदर ढूंढ के इनको जो है प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालने की नौबत आ गई थी। अब पीयूष गोयल जी के विरोध इन्होंने किसको खड़ा किया है? भूषण पाटिल, जिन्होंने 2009 में एक असेंबली इलेक्शन लड़ा था, वो भी हारे थे। कोई नहीं जानता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये तो हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी। चलिए कांग्रेस की जो हालत है वो अभी मिलता है, लेकिन जो आपने कह दिया उससे तहसीन को लग रहा है कि शायद तहसीन को अकेले ही मोर्चा सारा संभालना पड़ेगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन मेरे पास समय इतना ही है क्योंकि इस्तीफों की झड़ी तो लगी हुई है, और जो है जो इस्तीफा हुआ वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका बयान भी छोटा मोटा बयान नहीं था, पूरे देश को हिलाने वाला, पूरे देश को अपमानित करने वाला बयान था। उम्मीद करेंगे इस तरह के इस्तीफे और इस तरह के बयान जो है भविष्य में ना देखने को मिले। चलिए कल फिर मुलाकात होगी, आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते।